की ओर हम रुक करते हैं और फिरोज आपसे जुड़े सवाल जो पूछना चाहते हैं दर्शक उन्हें हम फोन लाइन पर लें उससे पहले उनका सवाल जो कि मेरे सामने फिलहाल दिखाई दे रहा है कर्नल राजवीर सिंह का सवाल मैं लूँगी जब तक हमारे साथ ये फ़ोन लाइन पर जुड़ते हैं। चलिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है भी राजवीर सिंह जी। कर्नल राजवीर सिंह, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जय हिंद टू एवरीवन। जय हिंद सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी वॉइस कम आ रही है बहुत। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब? आ रही, बहुत स्लो आ रही है, वेरी लो। अच्छा सर, मैं आपको सुन सकती हूँ, आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं सर। हाँ जी, मैं ये आई वांट टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज फॉर 2 years। जी, तो वेयर ठीक, ऑलराइट, चलिए। और जैसा कि आपने चाहा था कि फिरोज़ आपके सवाल का जवाब दें, हमारे साथ फिरोज़ आज की पेशकश में हैं भी और 2 साल के लिए एक मुश्त इन्हें 10 लाख रुपए डालने हैं फिरोज़। जी जी यस कर्नल साहब, जय हिंद। आपने सही कहा कि अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 2 साल के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि 2 साल के बाद आपको पूरे पैसे की जरूरत पड़ेगी या पार्टली पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे जानना, क्या आपको पूरे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है या पार्शली, कर्नल जी? हाँ नहीं, पार्शली भी, बिकॉज आई एम गेटिंग पेंशन। हाँ, हेलो। तो द एम इज टू बाई ए कार एक्चुअली अबाउट 50 लाख रुपीज। सो व्हाट यू शुड डू इज, हाँ, सो मेरे हिसाब से अगर आपके पैसे जो हैं वो एक साथ जरूरत पड़ सकती है आपको 2 साल बाद, तो आपको डेट इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। देखिए, आप सीनियर सिटीजन हैं, आज के दौर पे एफडी की रिटर्न्स काफी बड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये देखना है कि आपकी टैक्स ब्रैकेट क्या है। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप डेट फंड्स में जा सकते हैं क्योंकि कैपिटल गेन सेट ऑफ हो सकता है। सो अगर आपको एफडी रिटर्न 7.5-8% मिल सकती हैं और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं हैं, अगर आप ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप एफडीज कर सकते हैं डेट के लिए। अगर आपको डेट फंड ही चुनना है, क्योंकि जो टैक्स का बदलाव आया था मार्च में डेट फंड्स के लिए, तो डेट फंड्स काफी अनअट्रैक्टिव हो गए हैं फॉर अ सीनियर सिटीजन, स्पेशली इन अ हायर इंटरेस्ट रेट regime. But if you want to pick a debt fund, निपॉन इंडिया निफ्टी जीसेक सितंबर 2027 का जो फंड है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है, उसको चुन सकते हैं। एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट ऑफ 2029 अप्रैल, ये दूसरा एक एसबीआई का जो फंड है वो भी डेट का फंड है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीदी जाती है। इसमें आप 70-80% अपना पैसा लगा सकते हैं और बाकी जो इक्विटी स्कीम्स हैं उसमें आप 20% इस उम्मीद पे लगा सकते हैं क्योंकि ब्याज से तो आपके ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए, 9-10 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे 2-3 सालों में। सो आई विल टेल यू सम इक्विटी फंड्स एज वेल, ताकि थोड़ी सी पुश मिल सके, आप 9-10% की रिटर्न पे आ सके। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ये फंड्स जो हैं इक्विटी वाले, इसमें आपने 2 लाख रुपए लगाने, छोटे छोटे अमाउंट्स लेके इन 7 फंडों में आपको बांटना है। कर्नल राजवीर, आपको कोई सवाल पूछना है फिरोज से? जी, इट्स फाइन नाउ। पहले ये एक्चुअली डेट वाला दिखा नहीं रहे थे स्क्रीन पे, अभी आ गया। सर, स्क्रीन पे जितने भी फंड्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर ये शो देख सकते हैं, वहाँ से आपको नाम एक बार फिर से नोट डाउन करने का मौका मिल जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो पर अपना सवाल भेजा। आदित्य शाह, CIO GST इन्वेस्टमेंट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो फिरोज़ के साथ हमारे दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और आदित्य के लिए मैं सवाल लेती हूँ नरेंद्र पांड्या जी का। क्या ये फ़ोन लाइन पर है मेरे साथ? चलिए, ये फ़ोन लाइन पर मेरे साथ अभी फ़िलहाल है नहीं आदित्य। ये कह रहे हैं कि इन्होंने निपॉन इंडिया ग्रोथ में निवेश किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि इन्हें 1 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करने हैं अपने बेटे के लिए। BSL बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में भी इन्होंने जो है वो निवेश किया हुआ है। अगर फ़ोन लाइन पर मिल जाए तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इनके सवाल पर। बहरहाल आदित्य, मैम, इन्होंने टाइम होराइजन नहीं बताया है कि कितने टाइम होराइजन में इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्लैरिटी देना जरूरी होगा। बट फिर भी इन्वेस्टर आदित्य मेरे साथ नरेंद्र पांड्या जुड़ भी गए हैं। नमस्कार नरेंद्र जी। हाँ नमस्कार नरेंद्र जी, हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर?
हाँ हाँ, आ रही है। मैं नरेंद्र पंड्या बोल रहा हूँ सूरत से। मेरा प्रश्न ये है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, हेलो, ये तो आपने सवाल पूछा नहीं था सर, आपने तो निपॉन इंडिया ग्रोथ पूछा हुआ है, एबीएसएल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है, वहाँ तो मैंने 2-3 सवाल पूछे हैं, तो ये ले लेते हैं। मेरा एक सन है, इसके लिए मैंने एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में और निपॉन इंडिया ग्रोथ में फंड में, निपॉन इंडिया ग्रोथ में 1500 रुपया और आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में 2100 रुपया, मैं 16 से एसआईपी कर रहा हूँ। 1800 रुपए नहीं है दोनों में? 6 लाख का 1800 रुपए नहीं है दोनों में, एक में 1500 और एक में 2100 है, क्योंकि हमारे पास जानकारी जो है उसमें 1800 एक में 2100 है। हाँ, तो वो 1 करोड़ का कॉर्पस कितने साल में बनेगा? बना पाऊंगा, जुटा पाऊंगा या नहीं? आप और निवेश करने की क्षमता रखते हैं सर, बढ़ाने की निवेश राशि? हाँ। कितना बढ़ा पाएंगे? मैं तो 2000 बढ़ा सकता हूँ। दोनों में 2-2000 की दोनों मिलाकर 2000? नहीं, 2000, एक खाली 2000 बढ़ा सकता हूँ। मतलब दोनों में 1-1000, ठीक है। हाँ। आदित्य के पास जाना चाहूंगी मैं। आदित्य बताइए, क्लैरिटी हुई चाहिए थी हमें कि ये कब तक जोड़ना चाहते हैं, तो ये आपसे समझना चाहते हैं कि कब तक जुट पाएंगे इसी निवेश राशि से 1 करोड़। अगर मैं इन्वेस्टर की अभी की एसआईपी लूं जो कि नियर अबाउट 4000 रुपए की है, और इन्वेस्टर 2000 रुपए की और एसआईपी जोड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से 25 से 30 साल लग जाएंगे इन्वेस्टर को नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। सबसे पहली बात तो यही, बहुत लंबा टाइम होराइजन है इन्वेस्टर की एज को मद्देनजर रखते हुए। तो मेरे हिसाब से या तो ग्रोथ को कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर एसआईपी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बेटर रहेगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, इन्वेस्टर की जो मेरे पास फंड आए थे और जो इन्वेस्टर अभी बता भी रहे हैं, वो चॉइस ऑफ फंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपको एक्टिव फंड लेने की जरूरत नहीं है, पैसिव फंड यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेंगे तो बेटर रहेगा। और सेक्टोरल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स में एंट्री और एग्जिट को देखना होता है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड और पराग का एक फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों फंड्स के अंदर अगर वो एसआईपी कर पाएंगे, जो भी अमाउंट उनके पास है इक्वली उसको स्प्लिट कर देंगे इन दोनों फंड्स के अंदर, और कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र जी, आपको समझ में आ गई सलाह? हाँ, आ गया। मैडम एक और प्रश्न ले सकते हो ईटीएफ के बारे में और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में? सर, आप अपना सवाल वापस भेजेंगे क्या? हमारे एक दूसरे दर्शक है जो वेट कर रहे हैं दरअसल उनका सवाल पूछने का, तो आप वापस भेजिएगा सर। लेते हैं सर, भेज दूंगा, फिर ले लेंगे। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, एस भट्टाचार्य जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? यस, हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सर? एकदम ठीक ठाक मैम। ऑलराइट जी, बताइए। आपने 12 साल के लिए ये पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपको चाहिए 1 लाख रुपए हर महीना 60 की उम्र में, ठीक है? हाँ जी। तो ये जो 9 फंड्स आपने शुरू किए हैं सर, ये अभी आपने सबकी डिटेल्स भी डाल रखी है, खुद चुने हैं आपने? हाँ जी, सारे मैंने खुद ही चुना है। एंड अच्छा, ये सारे एक्चुअली 8 है, और अगर आप देखोगे उसमें आईसीआईसीआई ब्लू चिप है मेरा, यहाँ पे लमसम पड़ा है। ओके, राइट। तो मैं 10,000 का चालू करना चाहता था एसआईपी, तो बाय टू व्हाटएवर रीजन इट हैज गॉन टू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी। तो अगर आप बताएं कि मतलब विच इज द वन, और ऑल्सो मेरे को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या क्वांट फंड में भी, या कुछ भी फंड जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, अगर आप सजेस्ट करेंगे तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिरोज, आपके पास मैं आऊंगी इनके सवाल को लेकर, शायद आपके पास है, बताइए क्या फंड्स को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में से? यस, बिल्कुल जरूरत है। कविता जी, एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा कि आपका बैंक अकाउंट कौन सी बैंक में है? भट्टाचार्य जी, आईसीआईसीआई में है क्या? मेरा नहीं, आईसीआईसीआई में भी है, एचडीएफसी में भी है। क्योंकि आपके पास 4 आईसीआईसीआई के फंड हैं 8 में से, तो ये काफी बार ऐसा होता है कि आप
का जो भी बैंकर होता है उसी की आधा पोर्टफोलियो उसी एएमसी में चला जाता है। मैंने बहुत बार ये देखा है, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि 4 फंड्स एक एएमसी के और बाकी 4 फंड अलग 4 एएमसी के। तो ऐसा रुझान आईसीआईसीआई के प्रति क्यों है, ये दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिसाइफर। एनीवेज भट्टाचार्य जी, जो आपका 8 लाख का करंट इन्वेस्टमेंट है, 1.75 लाख की एसआईपी है, इस अमाउंट से अगर 12 साल तक आप ये लगातार करते जाएं और 12% की रिटर्न आए, समझो निफ्टी से 10% और एक्टिव मैनेजमेंट से 2% आफ्टर कॉस्ट, तो आपको 5.9 करोड़ इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ कॉर्पस यू कैन बिल्ड ओवर द नेक्स्ट 12 years। अभी आप 48 के हैं, क्योंकि आपने ये भी लिखा है कि आपकी कोई पेंशन नहीं है। तो पेंशन नहीं होती है काफी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिटायरल कॉर्पस अच्छा सा अक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता, एजुकेशन के लिए मिल जाता है, घर के लिए मिल जाता है। सो इट्स वेरी गुड दैट यू आर लुकिंग एट अ लार्ज कॉर्पस, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स है उसमें तो 2 आईसीआईसीआई की स्कीम्स आप रिटेन कर ले। मेरा एसेट इक्विटी एमर्जिंग ब्लू चिप को रिटेन करें, आईसीआईसीआई ब्लू चिप को भी आप रिटेन कर सकते हैं, आईसीआईसीआई ट्रू वैल्यू फंड को रिटेन कर सकते हैं, टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स आप एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे ही आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी बैलेंस, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड कोटक फ्लेक्सी कैप, ये 5 को आप एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एग्जिट लोड पीरियड। खत्म होने के बाद वो यूनिट्स आप रिडीम करें, क्योंकि किश्तों में डालते हैं तो एग्जिट लोड भी किश्तों में खत्म होता है। तो एक साथ अगर रिडीम करने जाएंगे तो आपको एग्जिट लोड और लग जाएगा। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, जो स्कीम्स आप एंटर कर सकते हैं, 2 एचडीएफसी की स्कीम्स बता देता हूँ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप। दोनों अलग फंड मैनेजर्स हैं, फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर अलग हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप के चिराग सेतलवाड है और रोशी जैन है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की। एसबीआई में 2 स्कीम्स आपकी जो एग्जिट होंगी या एंट्री होंगी, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप एंड आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड। ये 6 स्कीम्स आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमने चेक किया है, तो नॉट जस्ट पास्ट परफॉर्मेंस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ फिरोज अजीज और आतिफ शाह मिलकर दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं। अगला सवाल अरुण कुमार का लूंगी, जो कि फिरोज से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। अरुण कुमार जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी मैम नमस्कार। मैम मेरे पास एक एसबीआई का मिड कैप और मिड एंड लार्ज कैप का मैम। हेलो सर, ये जानकारी तो आपने हमें दी नहीं है। ओके मैम। और दूसरी मैम एक तो मोतीलाल ओसवाल एसएनपी का 500 का इंडेक्स फंड है। हाँ वही लिखा है सर आपने और जानकारी में, और आप इसमें 5000 डाल रहे हैं, 10 साल तक आप इसमें रुकेंगे, ठीक है? यही जानना है आपने? अभी मैं इसको मैं बच्चे के भविष्य के लिए इसको अभी कर सकता हूँ मैम, इसके अलावा या और कोई फंड में चॉइस कर लूँ? ठीक है फिरोज। Yes, Kavita. I don't have the full details of this caller, मैं आपको बता देती हूँ फिरोज, मैं आपको बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि इनके पास मोतीलाल ओसवाल S&P 500 का इंडेक्स फंड है और 5000 रुपये डाल रहे हैं, 10 साल के लिए ये डालना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि बेटी की पढ़ाई के लिए इस फंड में इन्होंने निवेश किया है। Yes, कविता जी, जो अरुण कुमार जी ने इन्वेस्ट किया है, अगर उनकी बेटी की पढ़ाई ग्लोबल पढ़ाई कराना चाहते हैं, बाहर इंडिया के बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। बट अगर आप S&P 500 जो यूएस का इंडेक्स है उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको कोई डॉलर एक्यूमुलेशन करने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आई डोंट थिंक आपको 5000 रुपए पूरे S&P 500 इंडेक्स में डालना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर ग्लोब को देखते हैं तो इंडिया की जो करंट स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत लगती है ग्लोब के रिलेटिवली, बिकॉज जो यूएस ग्रैपल कर रहा है विद हाई इन्फ्लेशन रेट्स, 16 महीने तक कंटिन्यूसली यूएस की इंटरेस्ट रेट्स इंडिया से ज्यादा रही थी। ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ है, मेरी तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ है, पुरुषों से प्रीवियस जनरेशन में भी ये होता नहीं दिखा है। और यूएस की रिसेशन में स्लिप करने की संभावना फिर भी 30-40% आज भी है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मेरे हिसाब से नॉमिनल रेट पे 10-12% चल रही है। तो अगर आपको डॉलर की जरूरत नहीं है, अगर आपकी बच्ची की पढ़ाई बाहर नहीं होने वाली है, तो आप प्लीज इंडियन फंड्स पे फोकस करें। एक 10% ऑफ 20% ऑफ द कॉर्पस फिर भी यूएस जा सकता है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल फंड में। तो इंडियन फंड्स तो काफी सारे हमने इस शो में बताए थे, वापस बताता हूं मैं आपको कोई इंडियन फंड्स जिसको आप अच्छे डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज से 7-8 बहुत अट्रैक्टिव कैटेगरीज हैं, उसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है, जो आपने भी बोला था, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप,
ICICI डिविडेंड डील, ये फंड्स आप डेफिनेटली 5,000 रुपीज के लिए 1,000 ईच कंसिडर करेंगे तो रिस्क कम होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज इंडिया इज वेल पॉइज्ड टू डिलीवर मोर देन मीडियन रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 3-4 years. फिरोज, मेरे ख्याल से आप अरुण को एजुकेशन की प्लानिंग कैसे करनी है या पढ़ाई का खर्च कैसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, इस पर भी कोई टिप्स देना चाहेंगे शायद? यस, देखिए, अगर जब पढ़ाई की एक्यूमुलेशन की बारी आती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो उसकी जो महंगाई है वो दूसरी महंगाई से काफी ज्यादा अधिक है। देखिए, जब अब आरबीआई ने कहा है कि अगले पूरे साल तक 5.2% की महंगाई रहने वाली है, वो महंगाई एजुकेशन के लिए नहीं है, क्योंकि 50% वो तो अनाज का काउंटिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमने स्टडी की थी, एजुकेशन इन्फ्लेशन डोमेस्टिकली वाज 11%, ग्लोबल इंक्लूडिंग डॉलर एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट उधर भी 11-12% की आपको एजुकेशन इन्फ्लेशन मिलती है। तो आपको इक्विटी का सहारा लेना ही पड़ेगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको 10-11% की इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। और थर्ड क्या होता है कि आपको ये देखना है कि अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन कर रहे हैं अपने बच्चे की, तो ये भी मान के चलें कि बच्चा बाहर जाके थोड़ा पार्ट टाइम काम भी करता है, ताकि आप अपने एक्यूमुलेशन में ज्यादा स्ट्रेच करके ज्यादा रिस्क भी ना लें। सो आई थिंक दीज आर द 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, और इसकी पूरी प्लानिंग अलग से लगती है, बट आई थिंक दीज आर द 3-4 थंब रूल्स एंड पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। अरुण जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अरुण जी, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और राजेश चांना का सवाल मैं लूँगी। आदित्य, आपके लिए होगा ये सवाल। ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। बेटी और बेटे की पढ़ाई के लिए इन्हें जो है खर्च इकट्ठा करना है। 1 करोड़ रुपए चाहिए एजुकेशन के लिए, एक उनको पैसा चाहिए 90 लाख लगभग अपने लिए दूसरा घर खरीदने के लिए। 10 फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, 60,000 की SIP कर रहे हैं और 7 लाख का एक मुश्त कॉर्पस फिलहाल इनका मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि अब इन्हें 15 साल में लगभग 6 करोड़ रुपए चाहिए। बताएं। सबसे पहली बात तो मैम, जो ये SIP कर रहे हैं वो इनफ नहीं है इनके गोल्स को रीच करने के लिए। दो चीजें जो मैं हमेशा कहता हूँ कर सकते हैं, या तो अपने गोल को रिफाइन कीजिए नीचे की तरफ, या फिर अपनी SIP को बढ़ाते रहिए। एक नॉर्मल इंसान के लिए SIP बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, तो 10% से मिनिमम बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके फंड के पोर्टफोलियो में बड़े सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। इन स्कीम्स की बिल्कुल भी इतनी जरूरत नहीं। जो आपकी स्कीम्स है उन्हीं में से आप थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड को रख सकते हैं आप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी को रख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप को रख सकते हैं, और एक फ्लेक्सी कैप फंड को रख सकते हैं, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। इन 4 या 5 फंड्स के अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा फंड रखने की जरूरत नहीं है। इन 4 या 5 फंड में कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में SIP करेंगे तो शायद आप कुछ कॉर्पस को इकट्ठा कर पाएंगे। पर 6 करोड़ में 15 साल में 6 करोड़ रुपए हासिल करना इस SIP के साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ही ज्यादा टॉल टारगेट है। तो राजेश चांना जी मेरे साथ फोन लाइन पे नहीं है, वरना और इनके लिए सवाल हम पूछ सकते थे। बहरहाल प्रवीण कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया, मैं झांसी से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, 12 फंड हैं आपके पोर्टफोलियो में? जी मैडम, 12 फंड हैं। सर, कुल निवेश कितना होगा हर महीना? जी, हर महीना कितना डाल रहे हैं इन फंड्स में? इन फंड्स में मैडम मैं 12-13 हजार रुपए डालता हूँ। मैंने असल में क्या है कि ET मनी जो आपका ऐप है ना, उसमें मैंने जनवरी से 19,000 रुपए की SIP चालू की। तो SIP 19,000 की चालू करने का मतलब मेरा ये था कि मैं 12-13 हजार की डालना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें परफॉर्मेंस देखा, तो इसमें मुझे कुछ फंड्स के परफॉर्मेंस अच्छे लगे हैं। क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल, भारत 22, FOF, क्वांट एक्टिव फंड। तो इसके अलावा SBI कंटा, कनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। और दूसरा एक सवाल ये है कि मैं लमसम यदि म्यूचुअल फंड में डालना चाहूँ तो किस फंड्स में डालूं कि जिसमें रिस्क कम रहे और पैसा भी अच्छा, रिटर्न अच्छा मिले, 12% लगभग।
चलिए ठीक है, आदित्य बताइए, इन्होंने वैसे काफी कुछ पूछ लिया है, बताएं। मैम सबसे पहले तो निवेशक ने जो अपने निवेशक की उम्र जो है वो रिटायरमेंट की तरफ है, 60 साल की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ऐसे नजरिए में जनरली हम नहीं सजेस्ट करते हैं कि रिस्की फंड्स में जाए या स्मॉल कैप फंड्स में जाए, क्योंकि वहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे पहली बात, स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स को डाल दिया है। हम देख रहे हैं कि सारे जो हमें पोर्टफोलियोज मिल रहे हैं उसमें हमेशा निवेशकों के पास 10 से 12 स्कीम्स होती है। निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 10 से 12 स्कीम्स डालने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हर एक स्कीम ऑलरेडी 50 से 60 स्टॉक्स को होल्ड कर रही होती है। तो आप पूरे मार्केट को ओन कर रहे होते हो और आपकी जो रिटर्न्स है वो डाइल्यूट हो जाती है। अगर आप 4 से 5 स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे और हर एक स्कीम को अपने गोल के साथ जोड़ेंगे तो वो एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी इन्वेस्टमेंट करने की। अब निवेशक जो कि ओल्डर एज पे हैं, इसीलिए मैंने उनके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रिक्ट किया है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, डीएसपी क्वांट फंड है, और वो डेट के लिए आईसीआईसीआई भारत बॉन्ड फंड जो उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उस फंड में रह सकते हैं। निवेशक ने पूछा कि वो लमसम पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 फंड्स के नाम बताता हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन दोनों फंड्स में वो निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहेगी, निवेशक के उम्र के हिसाब से रिस्क जो है वो कम रहेगा लार्ज कैपिश बायर्स में, और डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न उनको मिलता है। ऑलराइट, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवीण जी, वैसे आपको और कोई सवाल पूछना है आदित्य से? यही पूछना था मुझे, एक ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड, इसमें अच्छा रिटर्न, क्वांट एक्टिव फंड, इसमें अच्छा रिटर्न मुझे दिया है, तो ये फंड में कंटिन्यू नहीं रखूं? हाँ, ये एक्टिव फंड में तो अच्छा रिटर्न दिया है मुझे। आदित्य? हाँ सर, वहाँ पे जो रिस्क प्रोफाइल है आपकी उम्र के हिसाब से जो रिस्क प्रोफाइल है और जो चर्निंग म्यूचुअल फंड कर रहा है, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि पिछले 1-1.5-2 साल में रिटर्न अच्छा है, पर आपके रिस्क प्रोफाइल को मेरे हिसाब से मैच नहीं करता है। आप ओल्डर एज के ऊपर है और जो चर्निंग वो म्यूचुअल फंड कर रहा है, आई विल नॉट सजेस्ट आप उस चीज में जाएं। क्वांट एक्टिव फंड बोले या क्वांट स्मॉल कैप फंड बोले, बड़े सारे निवेशक जो हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, इसके लिए अट्रैक्ट हुए हैं, पर वो स्ट्रैटेजी थोड़ी हाईली रिस्की रन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं निवेशकों को वो स्ट्रैटेजी सजेस्ट नहीं करूंगा। सिर्फ रिटर्न से अट्रैक्ट मत होइए, रिस्क को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखिए। आप लार्ज कैपिश और फ्लेक्सी कैपिश फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपके रिस्क प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। चलिए प्रवीण जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। नरेंद्र कुमार व्यास जो मेरे साथ फोन लाइन पर हैं और इनका सवाल फिरोज के लिए है। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, धन्यवाद आपने सवाल, जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, धन्यवाद आपने सवाल हमें भेजा। 12 फंड है सर आपके पास भी, करंट कॉर्पस आपका जो है 12 लाख का है। जिसमें से 2 फंड तो मैंने चिल्ड्रन गिफ्ट फंड और HDFC गोल्ड फंड तो वैसे ही रखे हैं, मतलब समय के अनुसार। जी 2016 में करवा दिए थे मैंने पहले शुरू, अभी तक मेरे को 4% 12 लाख हो गए सब मैडम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आपको चाहिए 1 करोड़ ना 10 साल में, अभी से 10 साल में। और मैं 10% बढ़ा दूँ, हर साल बढ़ा दूंगा मैडम। अब मुझे कौन से फंड रखने हैं, कौन से बंद करना है, ये बताओ। ठीक है फिरोज। यस, नरेंद्र कुमार जी, आपके पोर्टफोलियो में जैसे 12 स्कीम्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, डेफिनेटली ज्यादा हैं। 18,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, अगर आप 10% से इजाफा करते हैं हर साल, तो ऑटोमेटिकली 12% की रिटर्न पे आपके करंट 12 लाख के कॉर्पस प्लस 18,000 प्लस 10% स्टेप अप से आप 1 करोड़ रुपया 12% की रिटर्न से पहुंच जाएंगे। तो 12% की रिटर्न की उम्मीद करना मेरे हिसाब से वाजिबी है, क्योंकि 10-11% की तो मीडियन रिटर्न है निफ्टी की।
1-2% का अल्फा आ सकता है डेफिनेटली। आपके पास 4 HDFC की स्कीम्स हैं 12 में से, विच आई थिंक इज अ लिटिल हायर नंबर, बट हम HDFC पे काफी रिसर्च कर चुके हैं। जब प्रशांत जैन जी ने CIO से पद से रिजाइन किया था तो हमें ये पता लगा था कि पूरे स्कीम्स जो हैं वो काफी वैल्यू टिल्ट हैं, तो उनकी जो वैल्यूएशंस हैं PE PB वो उन HDFC की स्कीम्स की कम है। तो ज्यादातर लास्ट 1 ईयर और अगले 1 ईयर तक भी वैल्यू एज अ प्रिंसिपल इज गोइंग टू डू वेल। तो ये चारों स्कीम्स आप अभी फिलहाल के लिए तो आप होल्ड करें, बट आई थिंक यू कैन डेफिनेटली ट्रिम सम HDFC स्कीम्स आफ्टर अ ईयर। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स जिसमें से मेरे हिसाब से बदलाव करना है, एटलीस्ट आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए, SBI ब्लू चिप, SBI स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड। SBI फोकस्ड इक्विटी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 4-5 साल से था, बट आई थिंक अभी वो 27,000 करोड़ का फंड हो गया है। आर श्रीनिवासन जो CIO हैं वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं, बट उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। ग्लोबल की जो लिमिट्स थी उसकी वजह से भी उनको सेबी की जो रिस्ट्रिक्शन थी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो अपने ग्लोबल स्टॉक्स को एवरेज भी नहीं कर पाए थे। तो आई थिंक दैट इज 3 SBI स्कीम्स को आप एग्जिट कर सकते हैं। DSP मिड कैप को आप एग्जिट कर सकते हैं। विनीत सांबरे फंड मैनेजर हैं, बट उनकी टॉप 10 में से काफी सारी कॉल्स गलत भी गई हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को एग्जिट करें। SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, ICICI प्रू डिविडेंड डील एंड क्वांट एक्टिव। डेफिनेटली आई थिंक ये 5 स्कीम्स आप कंसिडर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द 5 विच यू ऑलरेडी हैव। तो इससे आपको 10 स्कीम का पोर्टफोलियो मिल जाएगा और आपकी स्टेप अप SIP से आप 1 करोड़ पे 10 साल में पहुंच सकते हैं 12% की उम्मीद पे। और राइट नरेंद्र जी, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और हम सीधा अब शो में रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आदित्य, बताएं क्या है आपका आज का गुरु मंत्र? मैम, हमने इक्विटी जो होता है वेल्थ क्रिएट करने का एक टूल होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे धीरे धीरे करके आपको कंपाउंडिंग के फ्रूट्स मिलेंगे और वेल्थ क्रिएट होगी। डेट प्रोडक्ट जो होते हैं वो इस वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। डेट में आप 8, 9, 10% के रिटर्न को एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप 8, 9, 10% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप हाईली रिस्की डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ जाता है और हो सकता है वहां पे पैसों का लॉस भी हो। तो निवेश का गुरु मंत्र आज ये है, इक्विटी वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है, डेट वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो डेट में ज्यादा रिस्क मत लीजिए, वहां पे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए तो बेटर रहेगा। फिरोज? yes, मेरे हिसाब से आज का गुरु मंत्र होगा कि आपके पास जो भी पैसे हैं, मेरे हिसाब से एक्टिव फंड मैनेजमेंट में जाना चाहिए। 380 एक्टिव स्कीम्स हैं, इसमें 2 से 3% आफ्टर कॉस्ट अल्फा मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा है। तो जितना आपका असल होता है 10 सालों में उतने की उतनी अल्फा आने की उम्मीद होती है। जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 3% की पर एनम कंपाउंडेड अल्फा आई है 9.5 साल में। सो आई थिंक एक्टिव मैनेजमेंट इज माय गुरु मंत्र। काफी लोग कहेंगे कि आप पैसिव में चले जाएं पूरे पैसे के लिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बट इन्वेस्टिंग में वैल्यू देखें, कॉस्ट सेंसिटिव ना रहें। ऑलराइट, चलिए तो ये रहे हमारे आज के गुरु मंत्र निवेश के। और इसी के साथ आदित्य आपका और फिरोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए।